समीर वानखेड़े जी वाले मामले में कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी का पलड़ा भारी होते ही क्या झुक गई है सीबीआई। और दूसरी तरफ बात करें, क्या अब फंस चुके हैं शाहरुख के साथ साथ कई और लोग, और इंडस्ट्री का हाल इतना बुरा हो चुका है कि कई एक्टर्स जिन्होंने अच्छा काम करा उनको इंडस्ट्री बाहर निकाल देती है। बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी को लेकर जो मामला चल रहा था, जिस मामले को लेकर हमेशा से नजरें बनी हुई थी, क्योंकि 23 जून को मतलब कल इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी बॉम्बे हाईकोर्ट में। और सुनवाई होने के बाद कहा जा रहा है कि कई सारी बातें निकल के आ रही हैं। आपको हम याद दिला दें, इस मामले में कहा जा रहा था कि सीबीआई आ चुकी थी, एनसीबी की जो विजिलेंस टीम थी वो जांच कर रही थी, जिसके बाद कई सारी बातें बोली गई समीर वानखेड़े जी को लेकर। और समीर वानखेड़े जी को लेकर ये जो चीजें चल रही हैं, ये चीज़ों की शुरुआत होती है जब उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। पर कहा जाता है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर कल एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि 23 जून तक समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, मतलब 23 जून तक तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। पर अब कहा जा रहा है कि 28 तारीख तक उस प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया गया है, मतलब 28 तक भी उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और कोर्ट ने कहा जा रहा है कि सुनवाई करते हुए सीबीआई को ललकारा है, और बहुत बुरी तरीके से ललकारा है, क्योंकि दावा हो रहा है कि सीबीआई ने हमेशा की तरीके ये बोला कि जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि कोर्ट ने उनको ललकार दिया है और बोला है कि आप हमें पहले इस केस की डायरी दीजिए। और जब केस की डायरी मांगी गई तो वो भी नहीं दी गई सीबीआई के द्वारा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं बहुत ही ललकारा सीबीआई की टीम को। और ये सब बातें यही दर्शाती है कि इस मामले में समीर वानखेड़े जी का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस मामले में क्या सीबीआई ने एफआईआर जो की है इस समीर वानखेड़े जी को लेकर, क्या वो एफआईआर करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि आपको बता दिया जाए, जब से इस पूरे मामले में एक खबर निकल के आई कि शाहरुख और आर्यन को भी इस पूरे मामले में एक्यूज बनाना चाहिए, क्योंकि 25 करोड़ जब मांगी किसी ने, 18 करोड़ की डील हुई, तो फिर पहली बात तो 50 लाख दिए क्यों? अब देने की जो बात हो रही है, क्या किसी ने पैसे लिए? अगर लिए तो फिर दिए होंगे, देने वाला कौन? शाहरुख खान। अगर ऐसी बातें निकल के आ रही हैं तो फिर इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि शाहरुख खान का भी नाम एक्यूज की लिस्ट में होना चाहिए। ऐसा कहना था राशिद खान का, जिन्होंने एक PIL दाखिल करी थी बॉम्बे हाईकोर्ट में। अब उसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि सुनवाई हो रही है लगातार, और उसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में अपने पैर में कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखने वाला विषय यहाँ पर यह है कि क्या सीबीआई इस पूरे मामले में सारे सबूत ढूंढ पाएगी, या फिर इस पूरे मामले में जो समीर वानखेड़े जी हैं उन्होंने जो बातें, जो प्रूफ पेश किए हैं कोर्ट के अंदर, वही प्रूफ काफ़ी होंगे उनको बेगुनाह साबित करने के लिए? तो वक्त ही बताएगा। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार किसके इशारों पे समीर वानखेड़े जी के ऊपर ये जो एक्शन हुए हैं, ये किसके इशारों पे हुए हैं? आखिरकार एनसीबी के बड़े बड़े अधिकारी जो मामले की जांच कर रहे थे, वो अचानक से समीर वानखेड़े जी के अगेंस्ट में कैसे हो गए? और सैम डिसूजा ने भी कई बड़े खुलासे करे थे। आप जानते हैं, सैम डिसूजा ने बताया था कि एनसीबी के बड़े अधिकारी हैं वही गलत कर रहे हैं, और उन्होंने ही कहा था मुझे यहाँ पर समीर वानखेड़े जी का नाम लो। अब आप जानते हैं वो किनका नाम ले रहे थे, सैम डिसूजा। अब आपके सामने वो नाम तो हम नहीं ला सकते, क्योंकि ये नाम गूगल में ओपनली अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं किनका वो नाम लिया गया था एनसीबी के द्वारा। तो क्या लगता है आपको इस मामले में समीर वानखेड़े जी को लेकर जिस तरीके से पब्लिक का एक तरफ सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरी तरफ कोर्ट ने सीबीआई को ललकार दिया है, क्योंकि सीबीआई पूरे सबूत पेश नहीं कर पा रही है, सिर्फ सीबीआई यही बोल रही है कि हमको जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। जबकि हम सब ने देखा कि समीर वानखेड़े जी को जितनी बार सीबीआई ने बुलाया है वो गए हैं। एक बार वो पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं गए थे, पर उसके बावजूद वो गए हैं, सीबीआई से बातचीत करी है, उन्होंने अपने जो प्रूफ थे वो पेश भी करे हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर कई सारी वॉइस चैट्स भी पेश करी हैं। तो ये सारी बातें यही दर्शाती हैं कि आखिरकार इस मामले में क्या कोई गलत और है? जो गलत है क्या वो बहुत बड़ा शख्स है? किसी और बड़े इंसान के कहने पर ये सारी चीज़ें हुई थी समीर वानखेड़े जी के ऊपर? सवाल तो बहुत सारे बने हैं, पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस मामले की जो सुनवाई 28 जून को होने वाली है, क्या वो आखिरी सुनवाई हो सकती है? क्या उस सुनवाई के बाद और डेट्स आगे नहीं जाएंगी? क्या उस सुनवाई के बाद फैसला आ जाएगा? कौन सही कौन गलत तो जल्दी पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी का मामला जो चल रहा है, इस मामले में कई सारी टीमों ने जांच करी, कई सारी बातें कोर्ट में रखी थी। समीर वानखेड़े जी को प्रॉपर्टी कितनी है, उनके पास घड़ी कितनी है, घड़ी की कीमत क्या है, कई ऐसी बातें उन्होंने रख दी कोर्ट में। उसके बावजूद समीर वानखेड़े जी ने जो प्रूफ पेश करे हैं कोर्ट में, वो प्रूफ को देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि उनकी तरफ से जो कुछ पेश किया गया होगा उसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। क्योंकि आप याद है समीर वानखेड़े जी और शाहरुख खान की चैट वायरल हुई थी, जिस चैट में शाहरुख खान जो है वो समीर वानखेड़े जी से क्या बोलते हुए नजर आए थे
थे और कहीं भी उसमें ये पैसों का जिक्र नहीं था। अगर पैसों का जिक्र होता तो शायद अभी तक सामने से वो पर्सन निकल के आ जाता। तो देखने वाला विषय कि अंत में इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा। पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म जो निकल के आई है, इस फिल्म का हाल बेहाल, बुरा और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो चुका है, क्योंकि इस फिल्म ने कमाई के मामले में जो रिकॉर्ड तोड़े थे वो सारे रिकॉर्ड अब खुद ही टूट गए हैं, क्योंकि 20 करोड़ 10 करोड़ उससे भी कम कमा रही है ये फिल्म अब दिन के अंदर। ये भी आंकड़े जो सोशल मीडिया पे बताए जा रहे हैं, असली में आंकड़े इससे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। और जो कुछ यहाँ पर दिखा रहे थे फिल्म में बनाकर ये लोग, जिस तरीके से पेश किया गया था सब कुछ, कहीं ना कहीं दिख रहा था कि क्या हाल हो चुका है इंडस्ट्री का और क्या हाल हो चुका है उन लोगों का जो ऐसी कहानी को लिख देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी कहानी को बना भी देते हैं। तो आज लोगों की ट्रोलिंग का सामना उनको करना पड़ रहा है, पर उससे बड़ा झटका तो ये लग गया कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है और बुरी तरीके से पिट गई है। मतलब एक होता है पिटना, एक होता है फ्लॉप होना, ये फिल्म का हाल उससे भी नीचे चला गया है। तो अब देखने वाला विषय है क्या डायलॉग जो बदले गए हैं, उस डायलॉग बदलने के बाद फिल्म को लोग कोई देखने जाएगा, क्योंकि सिर्फ डायलॉग बदले हैं। आपकी जो लिपसिंग है वो वही चल रही है, आपकी लिपसिंग में वही शब्द आ रहे हैं जो आप पहले बोलते थे। पीछे से आवाज़ कुछ और डाल दो तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया आवाज़ कुछ और आ रही है। अब अगर आवाज़ कुछ और लगानी है तो सामने लिपसिंग की जगह फिर ब्लर करना पड़ेगा, वरना लिपसिंग तो वही दिखाएगी जो सुन चुके हैं हम लोग। तो देखने वाला विषय होगा कि बॉलीवुड का जो हाल है, इंडस्ट्री का जो हाल है, ये कभी सुधर पाएगा। पर आपको हम याद दिलाएं, एक एक्टर है जिनको आपने मोहब्बतें पिक्चर में देखा होगा और बहुत ही अच्छे एक्टर माने जाते थे और डेफिनेटली उनका चेहरा एक अच्छे हीरो बनने लायक था। दावा होता है जिनका नाम है जुगल हंसराज। जुगल हंसराज को तो आपने अच्छे से देखा होगा, मोहब्बतें पिक्चर में इन्होंने किरदार निभाया और डेफिनेटली इनको जब भी देखा तो यही लगता था कि ये बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, बहुत अच्छा काम मिल सकता है इनको इंडस्ट्री में, पर ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने पहली फिल्म साइन करी मनोहर देसाई के साथ, पर वो फिल्म डिले होने के कारण बनी ही नहीं। दूसरी फिल्म इन्होंने साइन करी प्रयास के साथ, वो फिल्म भी नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में साइन करी पर वो कोई भी फिल्म बनी नहीं या फिर अटक गई बीच में। तो इसका मतलब इन्होंने कहा साफ कि अगर इतनी सारी फिल्में साइन करने के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला तो मैं आपको शो कैसे कर सकता था, और अगर इतनी सारी फिल्में बन जाती तो शायद आज मेरा भी कुछ और होता इंडस्ट्री में नाम और कहीं ना कहीं लोग पहचानते जानते। पर अब फिलहाल कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर है, ये फॉरेन में जाके सेटल हो चुके हैं। इंडस्ट्री में कभी कभी इनको देख लिया जाता है पर अब फिलहाल कई सालों से इंडस्ट्री में ये कभी लौट के नहीं आए हैं। मोहब्बतें पिक्चर में इनका किरदार देखने के बाद डेफिनेटली लग रहा था कि ये एक इनका चेहरा हीरो वाला है। पर कई बार इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको जब काम नहीं देना होता फिल्म मेकर्स को, तो वो आपके चेहरे को लेकर सवाल उठाते हैं कि आपका चेहरा एक्टिंग वाला नहीं है, आपका चेहरा हीरो वाला नहीं है, आपका चेहरा विलन वाला नहीं है, आपका चेहरा सैड वाला नहीं है, आपका चेहरा स्माइल वाला नहीं है। कुछ ऐसी ही बातें बहाने बनाकर टाल दिए जाते हैं और जिसके बाद कई सारे ऐसे अच्छे टैलेंटेड लोगों का करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इंडस्ट्री से। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार ऐसी कई जो कहानियां हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कहानियां बताती हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री का हाल जो है वो बेहद बुरा है। बेहद बुरा इसलिए क्योंकि जो आउटसाइडर है उनको काम मिलेगा, पर वो काम उतना ही मिलेगा जिस कामों में वो प्रूफ कर पाए। एक फिल्म फ्लॉप हो जाए या फिर काम मिले या ना मिले, पहली बात तो ये भी बहुत डिफिकल्टी है। वहाँ पर काम मिल भी गया तो एक फिल्म फ्लॉप होते ही उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और नेपो किड्स को एक फिल्म फ्लॉप होते ही 10 फिल्म और आ जाती हैं कि कोई तो चल जाएगी। तो यही फ़र्क है एक आउटसाइडर में और नेपो किड्स में। तो अब आप क्या कहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं ताकि हम जान पाएँ कि आपकी क्या राय है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करें कि आप फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।